Hi guys, today we will study about the atoms and molecule class 9 chapter. So we are starting this chapter. So आज हम पढ़ेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल चैप्टर जो कि क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 है। तो हम जानते हैं कि जो एटम का मतलब क्या होता है। देखिए, जो एटम होता है वो सबसे छोटी इनडिविजिबल क्वांटिटी है किसी भी मैटर की। इनडिविजिबल क्वांटिटी जिसे हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं, ये कहा था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने। पर उससे पहले हमारे एक साइंटिस्ट थे, या हम उन्हें कह लें जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था इंडियन फिलोसफर महर्षि कन्नड़। उन्होंने बताया था कि जो हमारा एटम होता है वो उसे परमाणु से बना होता है। पर जो इनकी जो थ्योरी थी वो उस समय पे इतनी प्रचलित नहीं हो पाई थी और इसे इतना हमें फेमस नहीं होने दिया था जो ब्रिटिशर्स जो हमारे यहाँ आए थे। पर जो हमारे जो फॉरेन कंट्रीज़ के साइंटिस्ट थे, जैसे कि हमारे डेमोक्रिटस और एरिस्टोटल, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने भी यही बात बताई थी जो हमारे महर्षि ने बताई थी कि जो एटम बना होता है वो परमाणु का बना होता है। तो उनका भी जो उस कॉन्सेप्ट था महर्षि से मिलता हुआ था। फिर कुछ नए साइंटिस्ट आए और उन्होंने बताया लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन। अब ये देखिए, लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन होता क्या है। अगर मैं लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन की बात करूं तो मान लीजिए इन्होंने दो लॉस दिए थे। सबसे पहले था एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या कहता है कि जो मास ऑफ प्रोडक्ट होता है हमेशा मास ऑफ रिएक्टेंट के बराबर होता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, तो ये दोनों बनाएंगे H2O। तो जो इनका मास होगा और इसका मास होगा, ये दोनों बराबर होंगे। अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को हम अच्छे से पढ़ते हैं। अभी देखिए, हमें एक एक्टिविटी दे रखी है यहाँ पर। क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कहता है कि जो हमारा मास होता है किसी भी रिएक्शन में ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो मतलब मान लीजिए एक हमारी रिएक्शन हुई है वाटर की, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो ये हमें बनाएगा H2O। सॉरी, इसे काट दीजिए, यहाँ पर 2। तो ये हमारा H2O बनेगा। तो इसका जो मास होगा वो इसके साथ बराबर होगा। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। पर हमारा ये लॉ एक जगह अनवैलिड हो जाता है जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर हमने एटॉमिक बॉम्ब किसी जगह पे डाला तो जो एनर्जी रिएक्शन होती है उसमें वो एनर्जी क्रिएट होती है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है और पर क्रिएट हो सकती है। तो ये हमारा इसमें लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इनवैलिड हो जाता है, जो कि उसका एक हमारा इनवैलिड रीज़न है। और अगर हम इसका एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है E = mc²। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर E क्या है, ये हमारे आइंस्टीन ने दी थी। उन्होंने कहा था कि जो एनर्जी और मास होते हैं वो एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो E हमारा क्या है, यहाँ पर एनर्जी है। क्या है? एनर्जी। और जो हमारा M है वो हमारा यहाँ पर मास है। और जो हमारा C है ये डिनोट करता है लाइट को, जिसकी स्पीड मैं आपको बताऊं, उसकी स्पीड होती है, लाइट की स्पीड 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए, हम पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कैसे हमारी रियल लाइफ में आता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक कंटेनर लेना है और उसमें हमें कुछ कॉपर सल्फेट डाल देना है और फिर उसमें हमें सोडियम कार्बोनेट भी डाल देना है। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3।
ये हमारा सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फार्मूला होता है और कॉपर सल्फेट का फार्मूला होता है CuSO4। ये हमारा कॉपर सल्फेट का फार्मूला होता है। तो हमें क्या करना है, हमें सोडियम कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट को मिक्स करना है। जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो हमें उन दोनों का एक मास मेज़र कर लेना है। जब हम दोनों को, सपोज इसका मास हमारा आया 14 ग्राम और सोडियम कार्बोनेट का मास आया 16 ग्राम। जब इन दोनों की हम रिएक्शन कराएंगे तो जो इनका मास होगा वो चेंज नहीं होने वाला है। जैसे कि ये 16 + 14 ये में कितना देगा जाके, ये 10 + 2 ये हमारा 30 दे देगा। तो ये में कितना 30 U मिल जाएगा। अब देखिए U क्या है, ये हमारी एटॉमिक मास यूनिट है यहाँ पर। तो हम ये हमारा 30 U आ जाएगा, 30 U। अब देखिए U यहाँ पर क्या था, एटॉमिक मास यूनिट, या आप इसे AMU लिख दें या सिर्फ U लिख दें तो ये सही रहेगा। अब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है, जो कि हमने क्या जाना कि जिसमें मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के। अब हम आगे पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो कि क्या कहता है कि मान लीजिए हमारे पास वाटर है और हमने किसी जगह से वाटर उठाया, मान लीजिए पॉन्ड से लिया और अपने घर से लिया, तो वाटर का जो मास होता है वो हमारा कितना होता है, 1:8 होता है। अच्छा, ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, तो ये देखिए हाइड्रोजन में H2O, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा, 1 होगा, और इसमें कितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, 2 हैं। तो 1 × 2 करेंगे और प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है हमारा, 16 होता है। जब हम 2 + 16 करते हैं तो ये हमें कितना मिलेगा, ये 2:16, और इससे अगर मैंने काटा 2 की टेबल से तो ये हमारा 1:8 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन का मास रेशियो है। तो हमने चाहे पॉन्ड से अपना वाटर लिया हो, चाहे हमने घर से लिया हो, तो दोनों का हमारा जो मास रेशियो होगा वो तो सेम ही होगा, और यही हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है। तो आइए इसके बारे में और अच्छे से जानते हैं। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन की डिस्कवरी किसने की थी, हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोनी लेवॉइसर। अलॉन्ग अदर साइंटिस्ट भी थे इनके साथ, जिन्होंने क्या किया था, कंपाउंड की कुछ बारे में जाना था और एक दूसरे को कंबाइन करके देखते थे क्या इनके जो मास है और जो एक प्रोपोर्शन है वो क्या वो सेम है या नहीं। तो लेवॉइसर ने हमारा कांस्टेंट प्रोपोर्शन की डिस्कवरी की थी। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमारा मास ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है वो 1:8 का रेशियो देता है। मतलब कि अगर 9 ग्राम ऑफ वाटर आपके पास है और आपने उसे 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में डाल दिया, तो हमारा कितना बन जाएगा, 9 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब 8 + 1 कितना बनेगा, 9 बन जाएगा। तो ये हमारा क्या, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास वैलिड भी हो रहा है और ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी है। ठीक है। अब ये देखिए, जो NH4 हमारा सिमिलरली है। अच्छा, अमोनिया का हमारा जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है बच्चों, वो होता है 14, और हाइड्रोजन का हमारा एटॉमिक मास कितना होता है, 1, और हम 1 × 4 करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो अगर मैं इसे 2 की टेबल से काटूँ तो ये हमारा कितना, ये सॉरी यहाँ पे PPT में गलत है, यहाँ पर 14:4 होगा। अब ये देखिए कि हमारा जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है वो कहता क्या है कि इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। वही बात है जो मैंने आपको बताई। अगर चाहे आप कहीं से भी वाटर ले लीजिए, चाहे घर से लें, चाहे पॉन्ड से लें, चाहे आप नाले से लें, उन सभी का जो मास होगा वो फिक्स रहेगा, जो कि होगा 1:8। पर इस लॉ की भी कुछ इनवैलिड है, जो कि है, मान लीजिए कुछ आइसोटोप्स होते हैं हमारे। आइसोटोप क्या होते हैं, जिनका जो एटॉमिक नंबर उनका सेम रहे पर जो मास नंबर है वो हमारा चेंज हो जाए। तो कुछ हाइड्रोजन के हमारे आइसोटोप्स होते हैं, जैसे कि जो हमारा नॉर्मल वाटर होता है वो तो हमारा 1:8 होता है। फिर हाइड्रोजन के बाद हमारे इसे कहते हैं प्रोटियम। जो नॉर्मल वाटर होता है उसे प्रोटियम कह देते हैं, और जो हमारा दूसरा होता है उसे कहते हैं ड्यूट्रियम। क्या कहते हैं, ड्यूट्रियम। और जो हमारा दूसरा होता है उसे कहते हैं ट्रिटियम।
जब ये तीन आइसोटोप के जब अलग अलग मास बनते हैं पर ये हमारे वाटर के ही रूप हैं, पर ये अलग अलग रूप में पाए जाते हैं, तो इसलिए ये हमारा लॉ क्या होता है यहाँ पर इनवैलिड। वैसे ये लॉ हमारा वैलिड रहता है अगर आइसोटोप चेंज ना हो। तो हमने ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ा। अब हम जानते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब ये देखिए डाल्टन कौन थे? ये हमारे एक साइंटिस्ट थे जो कि एक फॉरेन साइंटिस्ट थे। कहाँ पर? इंग्लैंड के। उन्होंने क्या किया, ये उनके बारे में ये कुछ दिया रखा है जो आप पढ़ सकते हैं, वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है कि हमारे पास यदि कोई भी मैटर है तो उसमें जो सबसे छोटी इकाई होगी या यूनिट होगी वो हमारी क्या होगी? एटम होगी, और उसके हम जो टुकड़े हैं वो नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। बट दिस थ्योरी इज इनवैलिड बिकॉज the scientists discover that there is also some other fundamental particle which are proton, electron and neutron। अब देखिए जो प्रोटॉन की जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पी फॉर प्रोटॉन, पी फॉर पॉजिटिव चार्ज, तो आपको ऐसे याद रहेगा। इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये हमारी थ्योरी में इनका एक लॉ इनवैलिड था। अब हम आगे पढ़ते हैं कि जो एटम होते हैं वो इनडिविजिबल पार्टिकल के बने होते हैं विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। उन्होंने कहा था कि जो हमारे एटम होते हैं बहुत ही छोटे पार्टिकल से बने होते हैं जो कि उनके हम टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, ना ही एटम को बना सकते हैं। फिर इन्होंने तीसरी बात अपनी बताई थी कि जो एटम होते हैं किसी भी गिवन एलिमेंट के वो आइडेंटिकल होंगे इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। पर जो इनकी ये बात है ये फ्लॉप हो जाती है, क्योंकि जो आइसोटोप्स होते हैं, जैसे कि आप ले लीजिए हमारे आइसोटोप नहीं, हमारे आइसोबार्स। आइसोबार क्या होते हैं? जिनमें जो हमारा एटॉमिक वेट चेंज, मतलब एटॉमिक वेट सेम रहे पर एटॉमिक मास सेम रहे पर एटॉमिक वेट हमारा चेंज हो जाए। जैसे कि मान लीजिए कैल्शियम है, इसका एटॉमिक हमारा जो मास एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 20 होता है, और इसका एटॉमिक मास वो हमारा 40 होता है। देखिए जो एटॉमिक नंबर होता है हम उसे नीचे लिखते हैं, और जो एटॉमिक मास होता है हम उसे ऊपर लिखते हैं। और एक और एलिमेंट है हमारा ऐसी आर्गॉन, उसका एटॉमिक नंबर हमारा 18 है और एटॉमिक मास हमारा 40 है। तो इन दोनों केसेस में आप देख सकते हैं कि जो एटॉमिक मास है वो दोनों सेम है, जो कि है 40-40। तो ये लॉ हमारा क्या होता है यहाँ पर? इनवैलिड, जो कि फ्लॉप माना जाता है अभी तक। और इन्होंने जो अपनी चौथी बात बताई थी वो थी एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है। और इन्होंने अपनी पांचवी बात बताई थी कि एटम कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल वॉल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड्स। और जो इन्होंने सिक्स्थ बात बताई थी वो क्या थी? जो रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। तो इन्होंने अपनी इस थ्योरी में कुछ पॉइंट्स डाले थे जो आपको याद होने चाहिए एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट के व्यू से। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि कहती है कि जो हमारे एटम होते हैं उनका साइज क्या है। देखिए वैसे जो एटम्स होते हैं हमारे बहुत ही छोटे होते हैं। जो इनका साइज होता है हमारा नैनोमीटर्स में गिनते हैं, और 1 नैनोमीटर हमारा अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁹ मीटर होता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं 1 नैनोमीटर हमारा कितना होता है? 10⁻⁹ नैनोमीटर। अब देखिए जो एटम का इतना छोटा साइज होता है कि हम उसे सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। अब देखिए ये हमने जाना कि एटम का साइज क्या है। उनकी जो एटॉमिक रेडियस होती है वो हम नैनोमीटर में नापते हैं, और इनका जो साइज होता है 1 नैनोमीटर कितने का बराबर होता है? 10⁻⁹ मीटर। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए जो डाल्टन्स थे उन्होंने क्या किया था, जो एलिमेंट को प्रेजेंट करने के लिए कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दी थी, जो कि क्या थी? उन्होंने क्या किया, जैसे हाइड्रोजन है उन्होंने उसके ऊपर एक पॉइंट बना दिया,
जो कार्बन है उसे पूरा फिल कर दिया, जो ऑक्सीजन है उसे खाली रखा, जो फॉस्फोरस है उसमें कुछ मर्सिडीज जैसा साइन बना दिया था, और जो सल्फ़र है उसमें प्लस का साइन बना दिया। तो कुछ इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया था। पर जो हमारा डाल्टन सिंबल एलिमेंट था इतना हमारा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि इसमें कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट ही आते थे उस समय के। पर उस समय हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जे बर्जेलियस। उनका नाम था जे बर्जेलियस। उन्होंने क्या किया, जितने भी पीरियोडिक टेबल के नाम हैं उन्होंने नामकरण किए थे और सिंबल दिए थे। उन्होंने क्या कहा कि जैसे कि हमारे पास अगर कोई एलिमेंट है तो हम उसका सबसे पहले कैपिटल नेम लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास सोडियम है तो हमने उसका Na लिख दिया, उसका पहला लेटर कैपिटल होगा और दूसरा वाला स्मॉल होगा। और अगर वो एलिमेंट हमारा कुछ लैटिन नेम से भी लिया जा सकता है। अब देखिए जो सोडियम है उसका लैटिन नेम है नाइट्रियम, इसलिए हमने इसका नाम नाइट्रियम रखा है, ना कि SO। अगर आप SO करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। और जो हमारा सोडियम है इसका लैटिन नेम हमारा नाइट्रियम है। सो आई होप आप जाने होंगे कि जो हमारा जे बर्जेलियस ने सारे एलिमेंट्स का नामकरण किया था। तो जो हमारे जे बर्जेलियस थे उन्होंने सारे एलिमेंट्स का नामकरण किया और बताया कि कुछ एलिमेंट्स का नाम, जैसे कि हमारा क्लोरीन ले लीजिए, तो क्लोरीन में हम पहले C लिखते हैं उसका पहला लेटर, और दूसरा लेटर हमारा होता है उसका L, जो कि स्मॉल बनाते हैं। तो उन्होंने ये रूल भी बताया था। तो जो रूल है हमारा जे बर्जेलियस का आज तक फॉलो होता है। तो हम जानते हैं आगे कि मॉडल सिंबल ऑफ एलिमेंट। अब देखिए मॉडल सिंबल ऑफ एलिमेंट किसने दिए थे, जॉन जैकब बर्जेलियस, जो कि मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया है। तो उन्होंने क्या कहा था, जो सिंबल है किसी भी एलिमेंट का हम उसे 1 या 2 लेटर से डिनोट कर सकते हैं। फिर क्या हुआ था, कुछ एलिमेंट्स थी हमारे, जैसे कि कॉपर ले लीजिए, उनका कुछ लैटिन नेम से भी नाम ड्राइव हुआ था जिसका नाम है कपरम। क्या नाम है, कपरम। अब देखिए कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम साइप्रस, सम नेम वॉज टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो। अब देखिए गोल्ड का जो हम सिंबल होता है वो हमारा होता है AU, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ऑरम। और हमारा सिल्वर का क्या होता है, हमारा सिल्वर का होता है AG, जो हमारा है उसका लैटिन नेम क्या है, अर्जेंटेनियम, अर्जेंटेनियम। और भी बहुत सारे हमारे जो लैटिन नेम से कुछ एलिमेंट्स ड्राइव हुए हैं वो आगे पढ़ेंगे। अब देखिए जो उन्होंने कुछ रूल्स दिए थे, जो पहला हमारा लेटर होगा वो हमारा कैसा होगा, कैपिटल होगा, और दूसरा लेटर हमारा लोअर केस होगा, मतलब स्मॉल होगा। अब जैसे कि हमारा हाइड्रोजन ले लीजिए, उसे मैच से डिनोट करते हैं। एल्यूमिनियम ले लीजिए, हम दोनों ही कैपिटल नहीं बना सकते हैं, ये हमारा गलत हो जाएगा। हम एल्यूमिनियम को पहले कैपिटल लेटर होगा और दूसरा लेटर स्मॉल होगा, ये हमारा करेक्ट मेथड है लिखने का। और उन्होंने कुछ रूल्स दिए थे जो आप अपनी स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। कुछ लैटिन नेम्स उन्होंने दिए थे, जैसे कि हमारा जो आयरन है उसका लैटिन नेम क्या है, फेरम, और जो सोडियम का लैटिन नेम क्या है, नाइट्रियम। पोटेशियम का लैटिन नेम है हमारा कैलियम, और गोल्ड का लैटिन नेम है हमारा ऑरम, और सिल्वर का हमारा लैटिन नेम है अर्जेंटीनियम। और भी बहुत सारे हमारे जो कुछ एलिमेंट्स हैं वो आते हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट के बारे में। देखिए बच्चों, जो हमारे सिंबल होते हैं उन्हें हम उसके पहले लेटर से डिनोट कर देते हैं या तीसरे लेटर से उसे डिनोट किया जाता है जनरली। तो आप जो इस स्क्रीन पे आप ये देख रहे हैं एलिमेंट्स के कुछ नाम, आपको ये याद करने पड़ेंगे। अब देखिए हम पढ़ते हैं कि जो एटम्स होते हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं। जो एटम होंगे हमारे या तो आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे या तो वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हमें मिलते हैं एनवायरनमेंट में। तो चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या कहती है वो। एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट
आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जो हमारे एटम्स होते हैं वो फ्रीली नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स या आयन की फॉर्म्स में ही पाए जाएंगे, ये फ्रीली नहीं पाए जाते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स और आयन एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म द मैटर दैट वी कैन सी, फील और टच। देखिए, जो एटम होता है, अगर हम किसी भी वस्तु को छूते हैं तो हम उसे बता सकते हैं ये कठोर है या सॉफ्ट है। तो हम कैसे बता पाएंगे वो एटम्स के बारे में? तो एटम किस फॉर्म में मिलते हैं? या तो में वो आयंस की फॉर्म में मिलेंगे, या तो फिर वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में मिलने वाले हैं। अब हम जानते हैं कि एटॉमिक मास क्या है। देखिए, अगर मैं आपको किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन बताऊं तो उसका रिप्रेजेंटेशन का मेथड होता है, सबसे पहले हम एलिमेंट को डिनोट करेंगे। ये जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई एक्स एलिमेंट है और नीचे हम उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं, एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर होता है हम उसका एटॉमिक मास लिखते हैं। अब देखिए, सिंस जो एटम होते हैं हमारे बहुत ही छोटे होते हैं, तो ये नेग्लिजिबल हमारा मास भी इनमें पाया जाता है। तो इसके लिए हमने एक यूनिट रखी है जो कि है हमारी AMU, जिसकी फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। तो जो हमारा जो फ्रॉम 1961 द यूनिवर्सली एक्सपेक्टेड एटॉमिक मास यूनिट इज कार्बन 12 आइसोटोप। अभी देखिए, कार्बन आइसोटोप क्या है? हमारे जो AMU 1 AMU हमारा बराबर होता है C12 एटम के, 1/C12 एटम के। तो ये आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इस बात का मतलब यही है। अब देखिए, IUPAC क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री। तो इन्होंने क्या किया था, जो AMU को हटाकर उन्होंने U से डिनोट कर दिया था, जिसका मतलब भी हमारा एटॉमिक मास यूनिट है, उसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था। और जो हमारा 1 AMU होता है वो हमारा 1/12 ऑफ C12 एटम के बराबर होता है। अब हम पढ़ेंगे जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है किसी भी एटम का, वो हमें कार्बन 12 के फॉर्म में पाया जाता है। अब देखिए, कुछ फर्स्ट 20 एलिमेंट हैं जो आपको याद होने चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो ये काम आते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करेंगे? जैसे कि मान लीजिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है हाइड्रोजन की, तो सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कितने सेल होते हैं। तो हमारे 4 सेल होते हैं। सबसे पहले पहला K सेल, फिर L सेल, फिर M सेल, फिर N सेल। तो ये हमारे 4 सेल्स होते हैं। तो जो K सेल होता है, इसके लिए हमने एक फार्मूला बनाया है, सेल्स में कितने भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 2n²। जैसे कि K हमारा पहला सेल है, तो 2 × 1 का स्क्वायर, जो कि कितना आएगा 2। तो पहले सेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। फिर हमारा L सेल है, तो ये हमारा दूसरा सेल है, तो 2 × 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4। तो इसी प्रकार से जो M सेल है उसमें हम 2 × ये हमारा तीसरा सेल है, तो तीसरा का स्क्वायर करें तो ये हमारा 9 2 जा 18, तो हमारे इसमें 18 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। और जो हमारा N सेल है ये हमारा 4th सेल है, तो इसका मतलब 4 का स्क्वायर 16, मतलब 32 इलेक्ट्रॉन इसमें बनेंगे। तो हमारा जो K सेल है उसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जो हमारा L सेल है उसमें हम 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और जो हमारा M सेल है उसमें हम 18 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और जो हमारा N सेल है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करिए, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। तो हमने क्या किया, K में सबसे पहले एटॉमिक नंबर बढ़ा जो कि 1 है। तो ये हमारी हाइड्रोजन की क्या हुई, वैलेंसी हो गई, या वैलेंसी +1 हो गई। और अगर मैं आपसे कहूँ आप भरें सल्फ़र की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो सल्फ़र का हमारा जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16। तो अगर आप इसकी भरने चाहें तो सबसे पहले आप सल्फ़र की आप देख सकते हैं, सबसे पहले K में हमने 2 भरे हैं इलेक्ट्रॉन, फिर 2 के बाद हमने 8 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। जैसे कि आपको एक रूल बाय रूल आपको ऑक्टेट फिल करना पड़ेगा, और फिर आपने 6 भरे हैं। अगर आप इसे प्लस करेंगे 8 + 2 + 6, ये हमारा कितना आएगा, 16। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। अब देखिए, हम वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं किसी भी एलिमेंट की। हमें हमेशा 8 - नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन
करने होते हैं। अब ये देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, जो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे कि इन दिस केस इन सल्फर जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हमारा क्या है 6 है, तो 6 - 8 अगर आप करेंगे तो कितना आएगा -2, तो इसकी हमारी ये वैलेंसी निकल के आ जाएगी। अब जैसे कि कार्बन का है, कार्बन का हमारा सबसे जो आउट वैलेंस सेल है वो क्या है 4 है, तो अगर आप 4 - 8 करेंगे तो वो कितना आएगा हमारा 4 आ जाएगा, तो इसकी वैलेंसी क्या आ गई 4। तो आपको क्या करना होता है 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन करना होता है। तो इस प्रकार से आप किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी निकाल सकते हैं। सो आई होप आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कैसे करते हैं और वैलेंसी कैसे निकालते हैं। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है मॉलिक्यूल्स। देखिए मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे जनरल 2 तरह के होते हैं, या तो आप कह लीजिए हमारे होमोमॉलिक्यूल्स, या तो आप कह लीजिए होमोमॉलिक्यूल्स हमारे, या कह लीजिए हेटेरोमॉलिक्यूल्स। तो जो हमारे होमोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक तरह के एलिमेंट के बने होते हैं, और जो हमारे हेटेरोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के एलिमेंट के बने होते हैं। तो आप जैसे कि देख लीजिए ये में कैफीन का स्ट्रक्चर दे रखा है इस स्क्रीन पर। तो ये कैफीन है हमारा किस प्रकार का मॉलिक्यूल है, एक हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, जो कि क्या है बहुत सारे एलिमेंट से बना हुआ है, जैसे कि नाइट्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन। तो ये 3-4 एलिमेंट से बना हो उसे कहेंगे हम हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। तो आई होप आप समझ गए होंगे मॉलिक्यूल्स कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या करते हैं। तो अब हम जानते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट of a compound that is capable of an independent existence and shows all properties of that substance। तो जो हमारा मॉलिक्यूल होता है ये क्या करता है, ग्रुप ऑफ एटम आप मान लीजिए, ग्रुप ऑफ एटम जो क्या करता है टेक अ पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। मान लीजिए आपके पास वाटर है, ये हमारा एक मॉलिक्यूल है, अगर हमने इसमें हाइड्रोजन स्प्लिट कर दिया तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होने लगेगा। सो आई होप आप समझ गए होंगे मॉलिक्यूल क्या है। एटम ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स कैसे बनेंगे, अगर हमारे बहुत सारे एटम आ जाते हैं तो हमारा मॉलिक्यूल बन जाता है। जैसे कि हमारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल थे और ये हमारा हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल आ गया तो हमारा ये एक वाटर बन जाएगा। सो आई होप आप समझ गए होंगे मॉलिक्यूल कैसे बनता है। अब हम आगे पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट। देखिए द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम। जो मॉलिक्यूल होते हैं हमारे हमेशा सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से बने होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से ही बना होगा तो हम उससे क्या कह देंगे H2, ओके। और जो कार्बन का मॉलिक्यूल है वो कार्बन से ही बना होगा, उससे क्या कह देंगे C2। और ओजोन की अगर ओजोन जब हमारे 3 ऑक्सीजन मिल जाएंगे तो हम उसे ओजोन कह देते हैं O3 मॉलिक्यूल। जब नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे तो हमारे उसे N2 कह देते हैं। तो ये हमारे सब क्या है डाई एटॉमिक, ये हमारा क्या है ट्राई एटॉमिक। जिसकी वैलेंसी हमारी जिसमें 3 आ जाए वो हमारा ट्राई है और जिसमें 2 आ जाए वो हमारा डाई एटॉमिक है। सो आई होप आप मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी एलिमेंट के बारे में समझ चुके होंगे। अब हम और अच्छे से पढ़ते हैं कि एटॉमिसिटी क्या होती है। देखिए बच्चों जो एटॉमिसिटी होती है किसी भी एलिमेंट में उसके कितने नंबर ऑफ एटम आ सकते हैं उसे हम एटॉमिसिटी कहते हैं। जैसे कि अगर मैंने आपसे पूछा H2SO4 की आपको बतानी है इसकी एटॉमिसिटी, तो देखिए इसमें ऑक्सीजन क्या है 4 हैं, सल्फर क्या है 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं 2। तो देखिए 4 + 1 + 2 तो 4 5 6 7। तो इसकी जो एटॉमिसिटी है वो कितनी बनी 7। हमने क्या किया, जितने भी हमारे जो मॉलिक्यूल्स दिख रहे थे एटम, हमने उसे प्लस कर दिया, वही हमारी एटॉमिसिटी बन गई। तो ये हमारा इतना इजी है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि एटॉमिसिटी क्या है। अब हम जानते हैं कुछ एटॉमिसिटी क्या होती हैं। कुछ हमारी 3 तरह की एटॉमिसिटी होती है। सबसे पहले मोनो एटॉमिक, फिर आती है डाई एटॉमिक, फिर आती है हमारी पॉली एटॉमिक। देखिए पॉली एटॉमिक में भी हमारी कुछ आती हैं, जैसे कि टेट्रा एटॉमिक मतलब 4, फिर ऑक्टा एटॉमिक मतलब 8, और फिर हमारी आती हैं
फिर ये हमारी बढ़ती चली जाती है, जैसे नॉन एटॉमिक मतलब 9, डाइका एटॉमिक मतलब 10। फिर जितनी एटॉमिसिटी होगी उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा ये। सो आई होप ये हमारी जो एटॉमिसिटी होती है मेजरली 3 टाइप्स की होती है। कौन सी? मोनो, डाई और पॉली एटॉमिक। सो ये हमारी 3 वैलेंसीज हैं। अब देखिए जितनी भी हमारी नॉबल गैसेस होती हैं वो सभी की सभी हमारी कौन सी होती हैं? मोनो एटॉमिक। और जो हमारी कुछ बचती हैं वो कुछ मोनो में चली जाएंगी या कुछ डाई में चली जाएंगी, जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं। देखिए जितने भी हमारे नॉन मेटल होते हैं, मोस्टली जो नॉन मेटल होते हैं हमारे मोनो एटॉमिक होते हैं, और कुछ बचे होते हैं डाई एटॉमिक, और कुछ बाकी के बचे वो पॉली एटॉमिक। तो आपको ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। अभी देखिए मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट या कंपाउंड। देखिए जब एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, जब हमारे एटम्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड मिल जाते हैं तो हमारा वो क्या बनाता है? मॉलिक्यूल ऑफ एन कंपाउंड। अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, द कंबाइंड कम्बिनेशन ऑफ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, हमारा एक नाइट्रोजन है प्लस हाइड्रोजन 3 है, तो हमारा क्या बन जाएगा? वो अमोनिया बन जाएगा, NH3। तो यही हमारा बताता है कि मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या है। जब हमारे 2 एटम्स मिल जाएंगे तो हमारा एक मॉलिक्यूल मिल जाएगा, तो यही कहता है मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या है। ये तीसरा पॉइंट हमारा कहता है द रेशियो ऑफ एलिमेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ अ गिवन कंपाउंड विल ऑलवेज सेम। जितना भी हमारा जो रेशियो होगा कंपाउंड का वो हमारा क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। वॉट एवर द मेथड और द सोर्स फ्रॉम विच इज इट ऑब्टेन। ये हमारी किसकी थी? ये हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से ये पॉइंट लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं कि जानते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड के कुछ रेशियोज। तो आपको अगर रेशियो निकालना है किसी भी कंपाउंड का तो आपको उसके लिए उसका एटॉमिक मास जानना ज़रूरी है। जैसे कि हमारा जो वाटर है उसका जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1 है, तो 1 × 2 क्या होगा? 2 बन गया। और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो हमारा कितना है? 16 है। तो अगर मैं इसे 2 की टेबल से काटूँ तो ये 1:8 में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी एलिमेंट के जो हमारा एटॉमिसिटी है या रेशियो बाई मास है आप उसे फाइंड कर सकते हैं। और कुछ एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 23। और क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5। अब देखिए आप एटॉमिक मास को आपको तो याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई भी ट्रिक नहीं चलेगी। अगर आपको एटॉमिक मास पता है तो आप किसी भी एलिमेंट के मास रेशियो निकाल सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आयंस क्या होते हैं। आयंस हमारे चार्ज होते हैं, और हमारे जो 2 प्रकार के चार्ज होते हैं। सबसे पहला चार्ज हमारा आता है कैटायन, और हमारा दूसरा चार्ज आता है एनायन। देखिए जो कैटायन होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज। कैसे? पॉजिटिवली चार्ज। और जो एनायन होते हैं वो हमारे कैसे चार्ज होते हैं? नेगेटिवली चार्ज। कैसे? नेगेटिवली चार्ज। अब ये देखिए कि जो आयंस हमारा एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम है हमारा आयनन, जिसका मतलब क्या होता है? चार्ज। अब जो हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो एनाइन, और जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उसे कहते हैं हम कैटायन। मान लीजिए आपके पास सोडियम क्लोराइड है, जिसमें जो हमारा सोडियम होता है वो हमारा प्लस चार्ज होता है, और जो क्लोरीन होता है हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, हमने ये पता कैसे किया था? एक प्रोसेस होती है, उसे हम कहते हैं, हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया इस प्रकार से, इसमें वाटर लिया और हमने इसमें इलेक्ट्रोड डाले। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? ये कार्बन के स्ट्रक्चर होते हैं, और हमने मतलब इलेक्ट्रोड कार्बन के कुछ प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं, और हमने इसमें बैटरी कनेक्ट कर दी और इसमें करंट क्या होने लगा? फ्लो। जैसे ही वाटर में करंट फ्लो होने लगा तो क्या हुआ, और हमने इसमें नमक भी डिसॉल्व कर दिया। तो जो हमारे जो पॉजिटिव चार्ज एनोड था उसने क्या किया? सोडियम को अट्रैक्ट कर लिया, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया इस हिसाब से।
और जो हमारा कैथोड बचा था उसने क्लोरीन को अट्रैक्ट कर लिया, तो इस प्रकार से उसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया। तो हमने इस प्रकार से जाना कि जो हमारे आयंस होते हैं उनके पास कैसे पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, ओके बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं कि जो आयंस होते हैं एक प्रोसेस से सेपरेट किए जा सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस से। जैसे कि इस पर अभी हमने सैल्ट को सेपरेट किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कुछ सिंबल्स और आयंस। अगर आपको ये इस टेबल को याद करना पड़ेगा अगर आप वैलेंसी और एटम केमिकल फार्मूला बनाना चाहते हैं। तो आई होप आप इस टेबल को याद कर लिया होगा आपने। अब हम चलिए मूव करते हैं वैलेंसी पर। देखिए वैलेंसी क्या है। इट इज़ द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट। मान लीजिए आपके पास कोई एक एलिमेंट है, उसमें कितने हमारे जो एटम्स हैं आ सकते हैं, या इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, उसे हम वैलेंसी कह देते हैं। किसी एटम में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं उसे हम वैलेंसी कह देते हैं, सिंपल भाषा में। अगर डेफिनेशन आपको चाहिए तो ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन है। अब देखिए केमिकल फार्मूला कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला स्टेप आपको वैलेंसी लिखनी है किसी भी दो एलिमेंट की और उसका चार्ज लिखना है। सपोज आपको बनाना है सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सोडियम की जो वैलेंसी आपको क्या करनी है, लिख लेनी है, और क्लोरीन की आपने क्या किया, दोनों को एटॉमिक मतलब डिनोशन लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। सोडियम की जो हमारी वैलेंसी है वो कितनी है देख लीजिए। जो सोडियम की वैलेंसी होती है हमारी होती है 2। आप जैसे कि देख सकते हैं इधर। और क्लोरीन की वैलेंसी हमारी कितनी होती है, वो भी हमारी होती है 2। देखिए जब सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे से मिलेंगे, अब देखिए सोडियम को आपको क्लोरीन के साथ मिला देना है और क्लोरीन को सोडियम के साथ मिला देना है, तो क्या बनेगा, Na2Cl2। तो ये क्या है, आपको 2 से 2 उड़ा देना है, तो क्या बचा, NaCl। तो इस प्रकार से आप सोडियम क्लोराइड का फार्मूला बना सकते हैं। और अगर मान लीजिए मैंने आपको और फार्मूले बनाने के लिए दिए, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, या हम इसे कैल्शियम क्लोराइड भी कहते हैं, तो आपको क्या करना है, कैल्शियम लिखना है, फिर में ऑक्साइड लिखना है। कैल्शियम की हमारी वैलेंसी कितनी है, उसकी वैलेंसी 2 है। ऑक्साइड की वैलेंसी कितनी है, उसकी वैलेंसी 2 है। तो क्या करना है, कैल्शियम को इधर मिलाना है और ऑक्साइड को भी इधर मिलाना है, तो क्या बनेगा, Ca2O2। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, 1, तो हम इसे क्या लिख देंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। सो हमारा ऐसा फार्मूला बन जाएगा। सो आई होप आप फार्मूला बनाना सीख गए होंगे। देखिए मैं आपको और फार्मूले बनाने का और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको HCl का फार्मूला बनाना है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1। जब हमने एक दूसरे को इन्हें मिला दिया तो ये हमारा क्या बन जाएगा, HCl। दूसरा एग्जांपल देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड का। अगर हाइड्रोजन की वैलेंसी हमारी कितनी होती है, 1, और सल्फाइड की वैलेंसी कितनी होती है, 2। जब हम इन दोनों को एक दूसरे से मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, H। देखिए H था तो 2 के पास गया, ये 2 आया, और S मेरा 1 के पास गया तो क्या आया, S1। तो क्या बन गया, H2S1, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड। सो आई होप आप केमिकल फार्मूला बनाना सीख गए होंगे। अब ये देखिए और कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं आपको और समझाता हूँ अच्छे से। सोडियम की वैलेंसी क्या है, अगर आपको बनाना है सोडियम ऑक्साइड का, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एलिमेंट लिख लेने होते हैं। पहला स्टेप तो ये है। दूसरा स्टेप है हमारा कि उसकी वैलेंसी लिख लेनी है, और वैलेंसी लिखने के बाद उन दोनों को एक दूसरे से क्रिस क्रॉस करा देना है। तो सोडियम की वैलेंसी क्या है, सबसे पहले ये हमारी 1 होती है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, हमारी 2 है। तो जब हम उन एक दूसरे को मिला देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, Na, और ये हमारा किसके पास गया था, 2 के पास, तो आपको 2 लिख देना है। और ऑक्सीजन हमारा 1 के पास गया तो ऑक्सीजन 1, तो क्या बन गया, ये हमारा सोडियम ऑक्साइड। सो आई होप आप अभी तक सारे केमिकल फार्मूला बनाना सीख गए होंगे, और बाकी के जी हमारे बचे हैं, ये आपके होमवर्क हैं। आपको अब बनाना है एल्यूमिनियम क्लोराइड का। आज आपका होमवर्क है 2nd वाला, 3rd वाला और 4th वाला। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है आपने कैसे किया है, होमवर्क है ये।
अब हम जानते हैं कि जब हम किसी भी पॉली एटॉमिक आयन का जब फॉर्मूला बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे ब्रैकेट में पुट कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने बनाया अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला, तो जो अमोनियम की वैलेंसी है होती है हमारी कितनी है, 1 है। सल्फेट की वैलेंसी कितनी है, 2 है। देखिए जब भी हम वैलेंसी लिखते हैं, मान लीजिए SO4 है, सॉरी ये मान लीजिए SO4 है और 2 इसकी वैलेंसी है, तो बच्चे क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं, नीचे वाले को नहीं देखते हैं, हम ऊपर वाले को देखते हैं। और उसमें जो चार्ज लगे होते हैं हम चार्ज को नहीं देखते, हम इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं। जी जितना नंबर है हमें उतना लिख देना है। जैसे कि अमोनियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला हमें बनाना है, तो सबसे पहले लिखिए NH4, फिर उसकी आपको वैलेंसी लिख देनी है जो कि होती है हमारी 1, फिर हमें सल्फेट की वैलेंसी लिख देनी है जो कि होती है हमारी 2। अब देखिए जब आप एक दूसरे को इन्हें क्रिस क्रॉस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा NH4। अब देखिए आपको ये पहले से एक नंबर है तो आपको ब्रैकेट लगाना और ब्रैकेट में लिखना है 2 और फिर बचेगा SO4 और ये 1 तो हमारा इसके साथ ही है, तो 4 × 1 करेंगे तो हमारा SO4 ही रहने वाला है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऐसे हमारा ये क्या बन गया फॉर्मूला। सो आई होप आप पॉली एटॉमिक आयंस का भी केमिकल फॉर्मूला बनाना सीख गए होंगे। तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, मॉलिक्यूलर मास। देखिए मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का उसके मोलर मास, उसके एटॉमिक मास का सम करना होता है, उसमें सिर्फ बस उसे ही मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। जैसे कि द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मास। ये क्या होता है, सम होता है किसी भी एटॉमिक मास का ऑफ ऑल एटम इन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। देखिए मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, किसी भी एलिमेंट का उसका एटॉमिक मास का अगर आप समीशन कर देते हैं तो वह हमारा मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपसे कैलकुलेट कराने के लिए कहूँ वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो सबसे पहले आपको तो वाटर हाइड्रोजन का आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए जो कि होता है 1। अब इसमें हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है, आप कहेंगे 2 मॉलिक्यूल है। फिर प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है हमारा 16, प्लस आप क्या करेंगे, देखिए ये 1 × 2 हमारा 2 आया, प्लस 16 + 2 हमारा कितना आएगा 18। तो जो हमारा 18 U हमारा क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास, किसका, वाटर का। तो इसी हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। अब इसी प्रकार से आप HNO3 का बना सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का जो हमारा एटॉमिक मास है वो हमारा कितना है, 1 है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास हमारा 14 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। जब आप 16 × 3 करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा, 48 मिलेगा। तो आपको 48, जब आप इन तीनों को प्लस कर देंगे तो आपको 63 U मिल जाएगा जो कि हमारा नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास है। देखिए HNO3 को हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे नाइट्रिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या है तो आप क्या कहेंगे, HNO3। सो आई होप आप इतनी सी चीज़ समझ चुके होंगे। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है फॉर्मूला यूनिट मास। जब भी हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो हमें U लगाना होता है क्योंकि ये आपको दर्शाता है ये क्या है, किसी भी एटॉमिक मास का यूनिट है, AMU। बस इतनी सी बात इस स्लाइड में लिखी हुई है। अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर जो कि है मोल कॉन्सेप्ट। अब देखिए मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, द मोल इज एन अमाउंट यूनिट सिमिलर टू फैमिलियर यूनिट लाइक पेयर, डजन, ग्रॉस। जैसे कि आपने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा कि डज़न, 1 डज़न केले या 1 डज़न हमारे आम, तो ये क्या होते हैं, हमारे कुछ ऐसा यूनिट्स है। इसी प्रकार से हमारी एक मोल भी एक ऐसा यूनिट है जिसको हम डिनोट करते हैं Na से। Na क्या है, ये हमारा एक एवोगाड्रोस नंबर है। देखिए मोल की डिस्कवरी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अमीडो एवोगाड्रोस। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एवोगाड्रोस नंबर दिया था जिसकी वैल्यू होती है 6.022 × 10⁻23 नंबर ऑफ इट्स पार्टिकल। अब देखिए कि जो मोल कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है हमें किसी भी गैस का उसके वॉल्यूम निकालने में, किसी भी पार्टिकल ऑफ गैस का हमें उसके नंबर पता करने में, ये हमें मोल क्या करता है, हेल्प देता है। तो देखिए आपको कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए क्वेश्चन करने से पहले।
तो सबसे पहला फॉर्मूला है कि अगर आपको मोल्स निकालने हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको गिवन मास दे रखा है उसे ऊपर रखें, डिवाइडेड बाई आपको एटॉमिक मास रख देना है। तो ये तो पहला फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, पार्टिकल्स, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपको रखना है जितने आपको पार्टिकल्स गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोस नंबर, जो कि हमारा क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। सो आई होप आप मोल कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। अब देखिए, जो मोल का मतलब क्या होता है, पाइल, मतलब कि मस्सा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगर आपको पास एक नाइट्रोजन है जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3.011 इंटू 10⁻23 है, तो आपको बताने हैं उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। सो कमेंट, तो आपको इसे कमेंट करना है इस होमवर्क को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।